ओके। तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था कि हाइपरवोलीमिया में हमने क्या देखा था, प्रीलोड क्योंकि बढ़ गया है तो इसलिए हमारा ये जो राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा था, जब फेज़ वन बढ़ा था ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। अच्छा, फेज़ टू पे भी थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ेगा बट नॉट एज मच। फेज़ थ्री में इजेक्शन की वजह से हमने ज़्यादा यानी कि 120 मिलीमीटर मरकरी से भी अबव हम प्रेशर अचीव करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे फेज़ फोर पे। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट जाएं और हाइपोवोलीमिया हो जाए तो क्या होगा, ना प्रॉपर फिलिंग होगी, ना प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ना प्रॉपर इजेक्शन होगी और ना ही वापस हम 50 ml के लेवल को अचीव कर सकेंगे। तो तकरीबन सारे ही फेजेस जो हैं इस वजह से हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं फेज टू की एबनॉर्मेलिटी पर। फेज टू में क्या होना था, फेज टू में हमारे मसल ने कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करना था। अब कॉन्ट्रैक्शन किन दो वजूहात की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, दो कंडीशंस ये हो सकती हैं कि या तो प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही हमारे मसल तक, उसको प्रॉपर एनर्जी ही नहीं मिल रही इस्कीमिया की तरफ, या हार्ट फेलियर की तरफ हमारा मसल है और वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करवा ही नहीं पा रहा। या फिर ये हो सकता है कि जो हमें ज़ाहिरी बात है कैल्शियम आयंस और सोडियम आयंस चाहिए थे जिसकी वजह से हम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कर सकें, हमारे पास कोई आयोनिक एब्नॉर्मेलिटी आ गई है जिसकी वजह से हम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे। सेकंड फेज की एब्नॉर्मेलिटी में ये होगा, लेट्स सपोज सबसे पहले हम देखते हैं इस्कीमिया। इस्कीमिया हुआ है, हार्ट मसल बहुत वीक हो चुका है और जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। प्रीलोड तो सेम रहेगा, वीनस रिटर्न तो हमारे पास ठीक आएगा, लेकिन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। यानी कि हम 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के लेवल को बड़ी मुश्किल से अचीव करेंगे क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है वेंट्रिकल के मसल के पास कि वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर सके। जब वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका फेज थ्री भी, इजेक्शन का फेज भी डिस्टर्ब होगा और फेज थ्री डिस्टर्ब होने की वजह से आपका फेज फोर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ये फिर से आप एक ऐसी डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपका फेज वन तो ठीक रहेगा, फेज वन ठीक रहेगा, फिर आप फेज टू के लेवल पर अपनी लाइन जो है वो अंदर की तरफ लेकर आएंगे यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा और फिर आप इसको डाउनवर्ड शिफ्ट लाते हुए वापस ले आएंगे। फेज टू की एबनॉर्मेलिटी में अभी हमने इस्कीमिया को डिस्कस किया। अगर हम डिस्कस करें कोई ऐसा केस हो गया जहां हमारे पास या तो सोडियम आयन की कमी है या फिर कैल्शियम आयन की कमी है, तब भी हमारे पास यही ग्राफ ड्रॉ होगा क्योंकि सोडियम और कैल्शियम की कमी की वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो प्रॉपर इजेक्शन नहीं होगी और फिर वही मसला हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये दो जो बातें हैं, डायग्राम तो सेम बन रही है, तो मसला कहाँ पे है, आइदर इस्कीमिया की वजह से मसला हो रहा है या आयोनिक एब्नॉर्मेलिटी की वजह से। तो ये चीज़ हमें पता चलती है फर्दर जब हम ईसीजी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मसला हमारे आयंस का है या मसला हमारे ऑक्सीजन ना होने का है। तो उसको हम इंशाल्लाह फर्दर जब ईसीजी का टॉपिक आएगा उसको वहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इसको ऑपोजिट करते हैं कि हमारे पास आयंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, यानी कि हम हाइपरनेट्रीमिया, नेट्रीमिया बेसिकली वर्ड हम यूज़ करते हैं सोडियम के लिए। तो हाइपरनेट्रीमिया यानी कि सोडियम बहुत बढ़ गया है, या फिर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम बढ़ गया है। तो जब आप ऐसा कोई सिनेरियो देखें कि जिसमें आपके पास फेज वन ठीक है लेकिन फेज टू की वेव ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास लाजमन कोई ना कोई आयोनिक एब्नॉर्मेलिटी ऐसी आई है जिसकी वजह से सोडियम और कैल्शियम बढ़ गया है। जब सोडियम कैल्शियम सेल के अंदर ज़्यादा आएंगे तो उसकी वजह से आपके पास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप ज़्यादा इजेक्शन करेंगे और ज़्यादा इजेक्शन की वजह से आप जो है एक ऐसे लेवल पर आ जाएंगे जहाँ पे आप हो सकता है कि 50 से भी कम ब्लड वापस बचाएं। आप समझ रहे हैं ये बात को कि हमने एक ऐसा लेवल देखा है अब कि जहाँ पे हमारे पास फेज वन तो ठीक था लेकिन फेज टू ओवरली एक्टिव है। फेज वन ठीक है हमारा, फेज टू ओवरली एक्टिव है, आप इसको यहाँ पे ज्यादा बड़ा ड्रॉ करेंगे।
फेज 2 ज्यादा बड़ा ड्रॉ होने की वजह से आपका इजेक्शन फेज भी बढ़ जाएगा। इजेक्शन फेज बढ़ने की वजह से हो सकता है जो रेजिडुअल वॉल्यूम आपके पास बचा था वो अब 50 से भी कम, क्योंकि आपने इतना जोर का पंप किया है कि जो नॉर्मली 50 ml रिजर्व हमारे पास बच जाता है अब वो भी नहीं बचा, उसमें से भी कुछ हिस्सा जो है ब्लड में चला गया। ये फेज 2 की एबनॉर्मेलिटीज थी जो कि हमने डिस्कस की हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फेज 3 की एबनॉर्मेलिटी। फेज 3 की एबनॉर्मेलिटी में हमारे पास क्या वजह आ सकती है? फेज 3 में आपने देखा है हमने करनी होती है इजेक्शन। और इजेक्शन कब पॉसिबल होती है? इजेक्शन तब पॉसिबल होती है जब आपका एओर्टिक वॉल्व ओपन होता है। अब कोई ऐसी कंडीशन हुई है कि जो आपका एओर्टिक वॉल्व ओपन ही नहीं हो पा रहा, जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व स्टीनोसिस, कि भाई वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया, प्रॉपरली जो है वो ओपन ही नहीं हो पा रहा। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके पास जो आगे एओर्टा पड़ा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसने 80 मिलीमीटर को भी क्रॉस कर लिया है। अब जाहिर सी बात है उसने 80 मिलीमीटर को क्रॉस किया है तो आपको वॉल्व खोलने के लिए 80 मिलीमीटर से ज्यादा का प्रेशर डिवेल्प करना ही करना होगा ताकि वॉल्व खुले और ब्लड जो है वो जा सके। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इंक्रीज्ड आफ्टर लोड है। अच्छा, जो फेज 2 की एबनॉर्मेलिटी थी ना उसकी सही डायग्राम आपको यहाँ ये वाली मिलेगी कि फेज 1 ठीक है, फेज 2 में कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने की वजह से इजेक्शन बढ़ी, इजेक्शन बढ़ने की वजह से आपने इतना ज़्यादा पंप कर दिया कि आप रेजिडुअल वॉल्यूम से भी पीछे आ गए, यानी कि अब आपके पास रिजर्व समझें 30 ml रह गया। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फेज 3 की एबनॉर्मेलिटी को। फेज 3 की एबनॉर्मेलिटी में अभी मैंने बात की, आपके पास एओर्टिक वॉल्व की स्टेनोसिस हो सकती है या फिर आफ्टर लोड जो हमने बात की थी, आपका आफ्टर लोड जो है वो बढ़ सकता है। ये किस चीज़ की तरफ इशारा होगा कि आपका एओर्टा का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है। तो इसमें फिर क्या होगा? द वेंट्रिकल मस्ट इजेक्ट ब्लड अगेंस्ट एट हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। क्योंकि अब आपका ज्यादा जो वेंट्रिकल का टाइम है वो लगा है वॉल्व को खोलने में, और जब वॉल्व खुल गया है अब हमारे पास टाइम कम बचा है कि हम उसको ब्लड को पंप कर सकें। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास एक अपवर्ड और जो हमारे पास ये समझे बैकवर्ड शिफ्ट जो है वो हमारे पास हो रहा है। यानी कि आपने इतना टाइम समझे, हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया है, हम प्रॉपर जो है वेंट्रिकल से ब्लड नहीं निकाल पाए, और वेंट्रिकल का ब्लड पूरा ना निकलने की वजह से जो है वो वापस रिलैक्सेशन की तरफ जाने लग गया है। तो आपका जो रिजर्व था वो अब बढ़ चुका है। यानी कि आपने नॉर्मली इतना ब्लड निकालना था कि आपके पास 50 ml बच जाए, लेकिन आपके पास अब इतना टाइम ही नहीं है कि आप 50 ml के अलावा सारा ब्लड निकाल सकें। तो अब ये जो एबनॉर्मेलिटी है ये आपको ये शिफ्ट अंदर की तरफ यूं देखने को मिलेगी कि आपका जो रिजर्व है वो 70 ml से बढ़ चुका है, सॉरी 50 ml से बढ़ के तकरीबन 60-70 ml तक बढ़ चुका है। अगर हम फेज 4 की एबनॉर्मेलिटी की बात करें तो फेज 4 की एबनॉर्मेलिटी कोई ख़ास नहीं होती, और हम इसको यहाँ पर कोई ख़ास डिस्कस भी नहीं करेंगे। अगर फेज 4 मतलब ये हो सकता है कि फेज 4 में हमारे मसल ने जो है वो रिलैक्स करना होता है। तो अगर आपकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपके हार्ट को प्रॉपर रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिल रहा, तो ज़ाहिर बात है फेज़ 4 थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं होगी, और फेज़ 4 का इनडायरेक्ट इफेक्ट जाएगा हमारे पास फेज़ 1 के पास, क्योंकि प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं हुई मतलब प्रॉपर फीलिंग नहीं हुई, प्रॉपर फीलिंग नहीं हुई तो मतलब प्रॉपर प्री लोड नहीं आया, और प्री लोड अगर आपके पास नहीं आया तो आपके पास कम कॉन्ट्रैक्शन, कम इजेक्शन, और दोबारा से कम ही आपका जो रिजर्व, यानी कि रिजर्व जो है आपका वो बढ़ जाएगा, प्रॉपरली इजेक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये चार एबनॉर्मेलिटीज थी जो हर हर फेज के लिहाज से हमने देखी। फेज 1 की एबनॉर्मेलिटी किस चीज के साथ डील करती है? प्री लोड के साथ। फेज 2 की एबनॉर्मेलिटी किस चीज के साथ कंसर्न रखती है? जब भी कोई आयोनिक एबनॉर्मेलिटी या आपकी कॉन्ट्रैक्शन में मसला आएगा या फिर इस्कीमिया डेवलप होगा। फेज 3 की मेनली किस चीज के साथ डेवलप होती है? जब आपका जो वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व, उसकी स्टीनोसिस हो गई है,
या आपका आफ्टर लोड जो है वो किसी वजह से बढ़ चुका है। हर हर कंडीशन में क्या बीमारी हो सकती है ये हमने साथ साथ डिस्कस की है, ताकि ये इस पे मैंने अलग लेक्चर रखा ही इसलिए था कि ये जो हैं इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। और जो तकरीबन जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो प्रोफेसर हैं उनका बहुत ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है कि इससे एमसीक्यू बनाएं। वो आपको सिनेरियो दे सकते हैं, भाई एक बंदा है, वो जा रहा है जी, काफी देर हो गई है, सहरा में वो चलता जा रहा है, अब उसके पास पीने को भी कुछ नहीं है, उसका बहुत ज्यादा पसीना भी निकल चुका है। अब बताएं जी उसकी इस डायग्राम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप वैसे मुझे बताएं कि कहाँ पे फर्क आएगा अगर उसका बहुत ज्यादा जो है वो वॉल्यूम निकल चुका है ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग। एनीवन इन द चैट बॉक्स? किसी को भी समझ नहीं आई? गुड, हाइपोवोलीमिया। और जो मेन हमारी कॉज पड़ी कहाँ पे होगी? प्री लोड पर पड़ी होगी। अच्छा, आपने जो है ना आंसर में लिखा है कि सारी 1 2 3 4। जब आपसे स्पेसिफिक मतलब पूछा जाएगा ना, तो असल में आपने जवाब वहां देना है जिस खास पॉइंट पर मसला आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से अगले पॉइंट्स तो डिस्टर्ब होंगे ही। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो फेज 1 2 3 या फिर 4, तो आप इसमें जाएंगे फेज 1 के पास, क्योंकि जो है हमारा प्री लोड वो कम हो गया। फेज 1 के डिस्टर्ब होने की वजह से अगली फेजेस भी हमारी डिस्टर्ब हो गई। तो ये एबनॉर्मेलिटीज आपको समझ आई हैं या दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेंगी? अच्छा, ये जो डायग्राम्स है ना आपको मिल जाएंगी बीआरएस में मिल जाएंगी। और मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि जब आप गाइटन को एक दफ़ा पढ़ लेना, तो आपने बीआरएस को ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि बीआरएस एक पेपर ओरिएंटेड बुक है। जब आप गाइडन से कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं तो आपको बीआरएस पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बीआरएस में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा सा मसला हो जाए कि ये चीज़ क्या हो रही है, क्योंकि गाइडन का तरीका है वो पूरी कहानी बयान करता है, जबकि बीआरएस जो है वो डायरेक्ट पॉइंट्स पे आता है। अच्छा जी, रिवीजन नीडेड, ओके। अब हम कोई और डायग्राम खोलते हैं जहां से हम रिवीजन कर सकें। लेट्स सी, वेयर इज दैट डायग्राम? ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं। आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी तो समझ आ गई होगी ना, कि फेज 1 में फिलिंग हुई, फेज 2 में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई बट वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं आया, फेज 3 में हमारे पास वॉल्व खुला और वॉल्यूम का चेंज भी आया, और प्रेशर पहले बढ़ा, वॉल्यूम कम हो गया। फिर एओर्टिक वॉल्व क्लोज हुआ, और आपके पास क्योंकि दोनों वॉल्व इस वक्त क्लोज हैं, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं आया, और दोबारा से जो है आप अपने नॉर्मल लेवल पे और नॉर्मल प्रेशर पे वापस आ गए। हम डिस्कस करते हैं फेज 1 की एबनॉर्मेलिटी को। फेज 1 की एबनॉर्मेलिटी ये थी कि आपके पास कहीं ना कहीं फिलिंग में मसला आ जाए। फिलिंग में मसला किस वजह से आ सकता है? वो इस वजह से आ सकता है कि आपके पास इतना वॉल्यूम ही नहीं है कि आप उसको फिल कर सकें, यानी कि आप हाइपोवोलीमिया का शिकार हैं। आपके पास एक्सेसिव स्वेटिंग हो चुकी है, या आप डायरिया का केस है, या आपको खुदा ना खास्ता एक्सेसिव वॉमिटिंग का सामना करना पड़ रहा है, तो आपका प्री लोड जो है वो कम हो जाएगा। जब प्री लोड कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेचिंग कम होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा तो आया ही नहीं है। जब स्ट्रेचिंग कम होगी, ऑब्वियस सी बात है आपके इजेक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। ना प्रॉपर स्ट्रेचिंग हुई, ना प्रॉपर इजेक्शन हुई, और ना प्रॉपर इजेक्शन हुई, तो आपकी डायग्राम ये जो है इस ओरिजिनल डायग्राम के अंदर अंदर ही बन जाएगी। अच्छा बच्चों, पेपर में ना आपने इसको ऐसे बनाना है कि आपने जो एक मार्कर यूज करना है उससे आपने बनानी है ओरिजिनल डायग्राम, और जो आपको स्पेसिफिक केस दिया जाएगा उसकी डायग्राम आपने डॉटेड लाइन से बनानी है। जैसे मैंने ये दो कलर्स यूज कर लिए कि ओरिजिनल डायग्राम के अंदर ही, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल नहीं बनाएंगे तो आप उसको उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे कि भाई मैं कहाँ कहाँ पर चेंज लेकर आया हूँ। और अगर आपने पीरियड 1 में जो है इस तरह से मतलब कोई आपके प्री लोड जो है आपका बढ़ गया, आप हाइपरवोलीमिया का शिकार हैं, तो आपका ये जो लाइन है ये 110 को क्रॉस करेगी। आपने ज़्यादा फीलिंग की, आप में ज़्यादा स्ट्रेचिंग हुई,
आपने ज़्यादा इजेक्शन की और आप वापस अपने नॉर्मल पे आ गए। मतलब अगर आपने जो अपना रिजर्व 50 था वो आपने नॉर्मल ही रखा, क्योंकि जो आपने एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन करवाई थी वो सिर्फ इस वजह से थी ताकि जो एक्सेसिव ब्लड था वो जाए, और आपका जो नॉर्मल रिजर्व था वो आप वापस अटेन कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सी शिफ्ट आई? राइटवर्ड एंड अपवर्ड शिफ्ट। ओके, ये थी फेज 1 की शिफ्ट। अगर हम बात करें फेज 2 की abnormalities की, उसके मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई ना कोई आयोनिक abnormality है। अगर आपके पास हाइपरनेट्रीमिया या फिर हाइपरकैल्सीमिया है, फेज 1 आपका ठीक रहेगा। लेकिन फेज 2 पर जाके आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन को डेवलप करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपकी इजेक्शन बढ़ जाएगी। इजेक्शन बढ़ेगी तो आप नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड जो है वो पंप कर देंगे। अब ब्लड ज्यादा क्यों पंप हो रहा है? क्योंकि आपके पास आया तो नॉर्मल था लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा डेवलप हुई है, तो आपने जो आपका रिजर्व था उसमें से भी निकाल दिया ब्लड। एक्सरसाइज के केस में भी ये हो सकता है कि जब आप जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करें, अभी आपका विनस रिटर्न जो है वो इतना ज्यादा ना आया हो, लेकिन आपके हार्ट को पता चल गया हो कि अब मुझे एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, तो हो सकता है शुरू में एक्सरसाइज में वो आपका रिजर्व जो है वो ज्यादा निकाल दे, और बाद में उसको पता चल जाएगा कि भाई अब मुझे प्रीलोड भी ज्यादा करना है क्योंकि मैं एक स्टिमुलेटिंग फेज में हूँ। और दूसरी हमने क्या बात की थी कि अगर इस फेज में कोई इस्कीमिया या हाइपोनेट्रीमिया हाइपोकैल्सीमिया की वजह से कोई मसला आएगा, फेज 1 ठीक रहेगा। फेज 2 में आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे। फेज 3 भी आपका उसकी वजह से शॉर्ट हो जाएगा। जब फेज 3 शॉर्ट होता है तो बच्चों आपको पता है फेज 4 भी हमारा जो है वो शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि जब प्रॉपर इजेक्शन ही नहीं होती तो आपका जो एंड वॉल्यूम जो बचना होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, वो पहले से ज़्यादा बच जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो ये वॉल्व है, जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी ब्लड ज़्यादा निकल जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कम होगी इजेक्शन कम होगी, और आपका वॉल्यूम हार्ट के अंदर ज़्यादा बच जाएगा और बाहर कम निकलेगा। ये थी फेज 2 की। अब अगर हम बात करें फेज 3 की, तो फेज 3 में हमारे पास जनाब ये हुआ था कि हमारा आफ्टर लोड बढ़ गया था, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गई थी, या हमारा एओर्टा का वॉल्व जो है वो प्रॉपर खुल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम लग रहा था कि हम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करें ताकि वॉल्व को खोला जा सके। इसमें आपका फेज 1 ठीक रहा था। फेज 2 की लाइन भी तकरीबन यहाँ तक ठीक थी, लेकिन आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ा था ताकि आप जो है अपने वॉल्व को खोल सकें। एओर्टिक वॉल्व जिसने पहले यहाँ पे खुलना था, अब वो कहीं यहाँ पर जाकर खुलेगा, और जब यहाँ पे खुलेगा तो आप यहाँ पे इजेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब आप इजेक्शन तो नॉर्मली जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या आ रहा है कि जब तक आपने इंजेक्शन अभी कंप्लीट ही नहीं की और आपका वेंट्रिकल वापस चला गया रिलैक्सेशन की तरफ, अब जब वो वापस रिलैक्सेशन की तरफ जाएगा तो अभी वो प्रॉपर ब्लड पंप ही नहीं कर पाएगा कि यहाँ से आपकी लाइन दोबारा से डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो कम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि आपका रिजर्व जो है वो बढ़ गया है और आप प्रॉपर पंपिंग नहीं कर सके। फेज 4 के मुतालिक हमने क्या बात की थी कि इसमें सिर्फ ये होता है कि आपका जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, प्रॉपर रिलैक्सेशन का टाइम ना मिले, तो इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है प्री लोड पे, यानी कि फेज 1 जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये डायग्राम आपने अच्छे से ड्रॉ भी करनी है, उम्मीद है अब आपको जो है समझ आ गई होगी। तो आज हम जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम और आयोनिक एबनॉर्मेलिटीज को इंशाल्लाह कल फिर डिस्कस करेंगे। सो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला मुझे अच्छा पढ़ाने और आपको अच्छे से समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमें एक अच्छा रहनुमा और इंसानियत का खैर ख्वाह बनाए कि हम वाकई तबीब बने, कसाई ना बने। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर।